गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने भारत की खोज का पार्ट 2 शुरू किया था, तलाश। हमने इसमें पढ़ा अब तक कि जवाहरलाल नेहरू भारत के विषय में, उसके इतिहास के विषय में, उसकी सभ्यता और संस्कृति के विषय में खोज रहे हैं और उनके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारत क्या है और उसके अंदर कोई प्राचीन शक्ति थी, और अगर थी तो उसकी ये प्राचीन शक्ति किस तरह समाप्त हो गई। इस विषय पर वे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा वे करते हैं, जो कि अपने ठेठ भारतीयपन के कारण यानी स्थायी रूप से टिकी हुई है। और फिर उसके बाद बात करते हैं हमारे देश के पहाड़ों की, हमारे देश की नदियों की, जो कि जिनके साथ बहुत सी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसके बाद उन्हें हमारे देश के स्मारकों की याद आती है, भग्नावशेषों की याद आती है, पुरानी इमारतें, पुरानी गुफाएं, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि हमारे देश के इतिहास को बखूबी उनका वर्णन करती हैं। इसके बाद वे चीनी यात्रियों की बात करते हैं, जिन्होंने 1300 वर्ष पहले हमारे देश के विषय में कुछ लिखा, वे उन्हें भी पढ़ते हैं। उसके बाद जहाँ उन्होंने यात्रा की उन सब स्थानों का उल्लेख करते हैं, जैसे बनारस के पास सारनाथ में वे बुद्ध के पहले उपदेश का जिक्र करते हैं। उसके अलावा वे सम्राट अशोक और सम्राट अकबर की भी बात करते हैं। आज हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए अगला शीर्षक शुरू कर रहे हैं, भारत की शक्ति और सीमा। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू के मन में पहले भी ये प्रश्न उठा कि भारत में क्या कोई प्राचीन शक्ति थी जो आज भी इसी तरह हमारे देश में हो, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो जानदार है। तो सबसे पहले वो यहाँ भारत की शक्ति की बात करते हैं कि भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। यहाँ वे स्पष्ट करते हैं कि भारत के शक्ति के जो भी सोर्सेस थे, स्रोत यानी सोर्सेस, उसके पतन यानी उनके विनाश के कारणों की खोज करना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और बहुत ही उलझन भरी प्रक्रिया है। लेकिन इसका पतन का कारण क्या था, पतन का हाल क्या था, पतन के हाल के कारण क्या थे, वे कहते हैं कुछ बातें बिल्कुल हमारे समक्ष स्पष्ट रूप से आ जाती हैं। पहली बात जिसका वो जिक्र यहाँ करते हैं कि तकनीक का। वे कहते हैं भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया। यूरोप, जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया, यानी हमारा देश टेक्नोलॉजी में पिछड़ गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलाबंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। ये केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। यहाँ वे बता रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी के कारण जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया, अपने सेना को बढ़ाया, अपने सैनिक बल को बढ़ाया, जिसके कारण वे दूसरे देशों पर अधिकार करने में सक्षम हो पाए। तो पूरब के देशों पर अधिकार करना उनके लिए आसान हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी भी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है।
हम अक्सर अपने भारत की जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा भारत महान है, महान था। प्राचीन जो इतिहास है उसका वो बहुत ही बढ़िया था, उसमें बहुत सी तकनीकी कौशल लोगों में थे। लेकिन यहाँ वे इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन काल में चाहे हमारे देश में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल था, लेकिन उसके बाद की सदियों में इस कौशल में धीरे धीरे गिरावट होने लगी। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। जीवन के इच्छाओं के प्रति और उद्यम यानी मेहनत के प्रति जो है कमी होने लगती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। और यहाँ पर वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि हमारे देश के लोगों की जो रचनात्मक प्रवृत्ति, जो आदत थी, वो धीरे धीरे किस आदत में बदलती हुई नज़र आती है? अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण का अर्थ है नकल, दूसरों की नकल की प्रवृत्ति, यानी अपना हम नया कुछ नहीं करना चाहते, दूसरों की नकल करना चाहते थे। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। कभी हमारे देश में प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की बात की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रवृत्ति थी बदलने लगी, ये आदत बदलने लगी। शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार इसकी जगह ले लेते हैं। भाष्यकार यानी भाषा के विद्वान, और वे शब्दों के आडंबर यानी शब्दों की सुंदरता पर ध्यान देने लगते हैं। भव्य कला और मूर्ति कला का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। यानी हर क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देता है। पहले मूर्ति कला थी, उसके बाद धीरे धीरे नक्काशी यानी किसी भी लकड़ी पर जो खोद कर डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, हम उसे नक्काशी कहते हैं, वो नक्काशी जो थी वो स्थान लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अलंकृत भाषा और कठिन साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली। यानी जो हमारे देश में साहसी लोग थे या जिंदगी को जीने के प्रति जो इच्छाएं थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। वो धीरे धीरे ये जो भाव था लोगों में कमज़ोर होने लगा। उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। हमारे देश में अंधविश्वास भी काफ़ी था। रूढ़िवादिता यानी पुरानी परंपराओं का पालन करना। ऐसी परंपराएं जैसे महासागरों को, जो समुद्र हैं उनके पार नहीं जाना चाहिए, इस तरह के कुछ बंधन समाज में बना दिए गए। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। लोगों के अंदर जो सोचने समझने की शक्ति थी, जो तर्क करने की शक्ति थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। विवेक का मतलब है सही और गलत को जानने का जो तरीका है, या हमारी जो क्षमता है कि ये सही है या गलत है। किसी भी बात को जब हम देखते हैं दोनों पक्षों से, तो वो है विवेक। और इसका स्थान किसने ले लिया? अतीत की अंधी मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा ने ये स्थान ले लिया और उस समय हमारे लोगों के मन में जांच पड़ताल या तर्क वितर्क या किसी चीज़ के विषय में जानने की जो इच्छाएं थी वो समाप्त होती चली गई। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा, यानी भारत का पतन होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया।
जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। वे कहते हैं ये सब सारे कारण थे जिसके कारण हमारा देश जो था वो गतिहीन हो गया, लोगों में विवेक शक्ति कम हो गई और इस तरह जो विश्व का दूसरा हिस्सा था वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता गया। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एकरस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ। यानी हमारे देश में वे कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि सब जगह सब हर समय गतिहीनता रही हो, उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। वे कहते हैं अगर ऐसा होता तो एक युग के अंत के बाद दूसरे युग का आरंभ होता है। इस तरह का कोई क्रम टूटा नहीं, लेकिन भारत में निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। वे यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लंबा समय ऐसा निकला जबकि कई तरह के आंदोलन हुए, कई तरह के पुनर्जागरण के आंदोलन किए गए और ऐसे में जो पुराने में से भी जो अच्छा है उसे संभाल कर रखने की कोशिश की गई, नए को समझने की कोशिश की गई और उसे अपने अनुकूल बना के कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसके साथ उसका मेल जोल करने के प्रयास दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। यानी हमारे देश में पुराने को भी रखा गया, पुराने विचारों को, पुरानी परंपराओं को, लेकिन साथ ही साथ जो नई विचारधारा आती रही विदेशों से तो उन सब की जो अच्छी बातें थी उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाती रही।